माँ मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप बस उठकर खा लीजिएगा। और हाँ, जो कल दवा खत्म हो गई थी ना, वो भी मैं लेते हुए आऊंगा, उसे भी खा लीजिएगा आप। अरे मेरे बेटे, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अब मेरी उम्र हो चली है, तू मेरे ऊपर इतना खर्च मत किया कर। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैंने इस दुनिया को देख लिया है, लेकिन तू कम से कम अपना ख्याल रख। माँ मेरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तेरी बातें समझ रही हूँ। तू मेरी बीमारी में पहले से ही इस घर को गिरवी रख चुका है, अब तो और मेरे लिए कितना करेगा। तो बस यही डर सताता रहता है कि मेरे जाने के बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। मैं तो बस दिन रात भगवान से यही विनती करती रहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए कोई योग्य लड़की मिल जाए, इसके बाद मैं सुकून से मर सकती हूँ। माँ आप ये मरने मुरने की बात मत किया कीजिए प्लीज यार, अच्छा नहीं लगता है मुझे। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, और वैसे भी अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो आपको लंबे समय तक जीना है। आपको अपने पोते पोती को भी तो खिलाना है। हाँ हाँ मेरे बेटे, अब तू जा। अगर तू लाला के खेत पर देरी से पहुंचा तो वो तेरी दिहाड़ी में से पैसे काट लेगा। जी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर रामू खेत पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर काम करने लगता है। दरअसल रामू और लक्ष्मी ही एक दूसरे के सहारे थे। रामू के पिता की मौत बहुत ही पहले हो गई थी, जिस कारण से रामू की माँ जैसे तैसे करके अपने बेटे को पालती है, और जब रामू बड़ा हो जाता है तो वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेता है। लेकिन समय के साथ लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी थी और उसी के साथ उसे अब कई सारी बीमारियों ने भी घेर लिया था। इसी के इलाज में रामू दिन रात कमाता रहता है, लेकिन फिर भी वो इसके इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे न चाहते हुए भी अपने ही घर को उस गांव के लाला के पास गिरवी रखना पड़ता है। अरे ओ रमुआ, आज तो खेतों में आने में बड़ी देरी लगा दी है? क्या बात है, तेरी माँ ठीक तो है ना? हाँ लाला जी, माँ तो ठीक है। अच्छी बात है। वैसे तूने 3 महीने से ना ही मुझे मूलधन दिया है और ना ही ब्याज दिया है। क्या चाहता है तू देख ले भाई, मैं तुझे ये साफ साफ बता देता हूँ कि अगर तूने कुछ महीनों में मेरा दिया हुआ कर्जा वापस नहीं किया तो मैं तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। फिर मत कहियो मेरे से कि मेरे में इंसानियत नहीं है। लाला जी, आपसे कोई बात छुपी तो नहीं है ना? आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं आपके ही खेत में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और जैसे तैसे करके रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि आपका कर्जा जल्दी से जल्दी चुका दूँ। बस आप मुझे थोड़ी दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका धीरे धीरे सारा कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुझे बस 2 से 3 महीनों का ही वक्त दे सकता हूँ। इससे ज्यादा वक्त की उम्मीद मत करना मुझसे। ठीक है लाला जी। ऐसा कहकर वो लाला वहां से चला जाता है और रामू फिर से अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और लक्ष्मी अपने बेटे के लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढकर उससे अपने बेटे की शादी करवा देती है। मेरा बहू, आज से ये तेरा घर है। इसी घर में हम सभी को मिलजुल कर एक साथ रहना है। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मीरा, मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला है और मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना प्लीज। मतलब मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। रामू जी, आपको ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ है, और भला माँ की देखरेख करने में कैसी हिचकिचाहट। अब आप बेफिक्र रहिए, आज से माँ जी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसा कहकर मीरा अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। मीरा ने अपने ससुराल को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था, लेकिन जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो कुछ न कुछ गलत तो हो ही जाता है, क्योंकि ऐसे ही अब 3 महीने बीत चुके थे और लाला रामू के घर पर एक दिन आ जाता है। अरे ओ रामू, अरे कहाँ है? तूने तो कहा था कि तू मेरे पैसे वापस कर देगा। देख, अब 3 महीने हो चुके हैं और इससे ज्यादा तू समय मुझसे मांगना नहीं। लाला जी, आप मेरी बातों को गलत मत समझिएगा, बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए प्लीज। नहीं, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। मैंने पहले ही बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है और मैं तुझसे ये बात पहले भी बता चुका था, लेकिन शायद तू मुझे बेवकूफ समझता है। मैं तुझे और समय नहीं दे पाऊंगा भाई। तभी बीच में लक्ष्मी बोल पड़ती है। लाला जी, आप हमारे इस गरीबी पर तरस खाइए। अभी हाल ही में मेरे बेटे की शादी हुई है, अभी हम अपनी नई बहू को लेकर भला कहाँ भटकेंगे।
अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तुमने शादी मेरे से पूछ कर की थी क्या? हैं? देखो, मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाला हूँ। चुपचाप से मेरे इस घर को खाली कर दो। आज से ये घर मेरा हुआ। भोला, राजू, निकाल फेंको इनको और इनके सामान को इस घर के अंदर से। लाला के इस तरह कहने पर इसके दोनों नौकर लक्ष्मी के घर का सामान बाहर निकालकर फेंकने लगते हैं और उस पर ताला लगाकर वहां से चले जाते हैं। माँ जी, रामू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास मात्र एक यही घर तो था। ये सब मेरी वजह से हुआ है बेटा। मैं तुझे पहले ही कहती थी कि तू मेरे ऊपर इतना खर्च मत कर। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कई सारे रास्ते खोलता भी तो है ना। हाँ माँ जी, रामू जी ठीक कह रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस समय का खेल है। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खड़े खड़े किसी भी समस्या का निवारण नहीं होने वाला। हाँ, तुम सही कह रही हो। इसके बाद मीरा का पूरा परिवार वहां से आगे जाने लगता है। वो काफी समय तक लगातार चलते और भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। वो चलते चलते जंगल में चले जाते हैं और एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। रामू जी, हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम काफी लंबे समय से चलते जा रहे हैं और माँ जी की भी ऊपर से तबीयत खराब है। उन्हें थोड़ा सा आराम करने दीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, हम सभी अभी बस इस पेड़ के नीचे ही आराम कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी उस पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं कि तभी मीरा का ध्यान पेड़ पर लगे एक घोंसले पर जाता है, जहां एक सांप उस पेड़ में लगे घोंसले के अंदर रखे हुए अंडों को खाने जा रहा होता है। ये देखकर मीरा पास में रखे हुए डंडे को उठाती है और उस सांप की ओर फेंक कर मारती है, जिससे सांप डरकर वहां से भाग जाता है। हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख धन्यवाद। अभी हम अपने घर से बेघर हुए थे और मैं अब किसी और का घर ऐसे उजड़ते हुए नहीं देख सकती थी। मीरा ने अभी इतना कहा ही था कि उसे एक आवाज आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीरा। तुमने मेरे घर, मेरे परिवार को उजड़ने से बचाया है। कौन कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? रामू जी, माँ जी, क्या आपको भी कोई आवाज सुनाई दी? हाँ बहू। हाँ मीरा, किसी ने तो बोला। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे अलावा जंगल में कोई और भी है। अब कौन है? जरा सामने तो आओ। मैं हूँ रामू। ऐसा कहते ही उनकी नजर एक चिड़िया पर जाती है। क्या तुम बोल रही हो? हाँ मीरा, मैं ही बोल रही थी। दरअसल मैं एक जादुई बोलने वाली चिड़िया हूँ। जब मैं यहाँ से अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा ही रही थी कि तभी उस सांप ने मेरे बच्चों को खाने की कोशिश की, जिससे तुमने उन्हें बचाया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मीरा तुम्हारा बड़प्पन है। वैसे मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। तुम बहुत ही परेशानी में हो। शायद तुम्हारे पास रहने को घर भी नहीं है। हाँ चिड़िया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम भला कैसे मदद कर सकती हो? शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं अपनी शक्तियों से आप सभी के लिए एक पेड़ के ऊपर घोंसले का घर बना देती हूँ, जिसमें आप सभी बड़े आराम से रह पाएंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने जादू से उन सभी के लिए एक पेड़ के ऊपर घोंसले का घर बना देती है, जिसे देखकर मीरा का परिवार काफी खुश होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। आपको नहीं पता कि आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या का निवारण किया है। नहीं नहीं, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। तुमने भी बिना स्वार्थ के मेरी मदद की, तो उसके बदले में ये करना मेरा परम कर्तव्य था। जी चिड़िया जी। इसके बाद मीरा का पूरा परिवार उस पेड़ पर बने घोंसले के घर में रहने लगता है, जहां रामू उनसे कहता है, मैंने कहा था ना माँ मीरा कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो हम गरीबों के लिए कई सारे रास्ते खोल भी देता है। देखिए, ये सब ऊपर वाले की ही मेहरबानी है हमारे ऊपर। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कहता था। इस तरह मीरा का ससुराल पेड़ के बने घोंसले में रहने लगता है,
वहीं रामू अभी भी अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करता है और अपनी माँ और पत्नी का ख्याल रखता है, और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।